अक्सर देखिए होता क्या है, जब हमारा फोन या कंप्यूटर अचानक से पूरी तरह फ्रीज हो जाता है ना, तो बाहर से सब कुछ एकदम शांत लगता है। हाँ बिल्कुल, स्क्रीन अटक जाती है और कोई बटन भी काम नहीं करता उस वक्त। वही तो लगता है जैसे मशीन पूरी तरह से डेड हो चुकी है। और हमारी आम फितरत यही होती है कि हम मान लेते हैं कि भाई सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है, और उससे एक अजीब सी झुंझुलाहट होती है हमें। बिल्कुल होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस वक्त अंदर क्या चल रहा होता है? देखिए, उस झुंझुलाहट की वजह यही है कि हम सिर्फ स्क्रीन देख रहे होते हैं। अगर हम उस डिवाइस के हार्डवेयर के अंदर झांक कर देखें ना, तो असलियत बिल्कुल अलग होती है। अच्छा, मतलब अंदर कुछ और ही कहानी चल रही होती है। बिल्कुल। प्रोसेसर उस वक्त अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा होता है। बैकग्राउंड में अनगिनत कोड सुलझाए जा रहे होते हैं। वो एक्चुअली डेड नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अचानक आए ओवरलोड से निपटने के लिए बस बाहरी इनपुट लेना बंद कर देता है। बाहर का जो सन्नाटा है ना, वो असल में भीतर चल रही एक बेहद जटिल और तेज प्रक्रिया का सिर्फ एक सुरक्षा कवच है। क्या बात है। और ये बाहरी सन्नाटा और भीतर की हलचल, यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य केंद्र है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय होने वाला है। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत है, जो सोर्स मटेरियल है, वो है द फ्लो बीनीथ द आइस, मतलब जमी हुई दुनिया और बहती हुई जिंदगी। एक बेहद खूबसूरत दार्शनिक और दृश्य वर्णन है ये। हाँ, ये कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक बर्फीले शांत परिदृश्य का बहुत ही गहरा विश्लेषण है। एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति लगता है जैसे गहरी नींद में है। लेकिन उस मोटी बर्फ की चादर के नीचे जीवन की एक धारा खामोशी से अपना रास्ता तय कर रही होती है। नदी कैसे हमारी इंसानी लचीलेपन, धैर्य और मुश्किलों से उभरने की क्षमता का सबसे बड़ा प्रतीक बन सकती है। और इस स्रोत की सबसे खास बात यह है ना कि ये सीधे तौर पर इंसान के मनोविज्ञान और प्रकृति के व्यवहार को आपस में जोड़ देता है। सही कहा। तो चलिए इस बर्फीले दुनिया के दृश्य से ही शुरुआत करते हैं। सोर्स में जो चित्र खींचा गया है ना, वो वाकई हड्डियों को जमा देने वाला है। हाँ, पढ़ते हुए ठंड लगने लगती है। वही ना, हर तरफ सिर्फ बर्फ की एक अनहीन सफेद चादर बिछी हुई है। हवा में एक ऐसी अजीब सी ठंडक है जो हर जीवित चीज को सुन्न कर दे। ऐसा लगता है जैसे वक्त ने अपनी धड़कन ही रोक ली हो वहां पर। बिल्कुल। और फिर हमारी नजर जाती है उस नदी पर, जो कभी अपने पूरे वेग और शोर के साथ बहती थी, जो अब पूरी तरह से मौन हो चुकी है। हाँ, उसकी सतह एक पारदर्शी और विशाल चट्टान में बदल चुकी है। और यहीं पर सबसे पहला विरोधाभास हमारे सामने आता है। विरोधाभास कैसे? देखिए, वर्णन कहता है कि नदी ने अपनी सारी ऊर्जा को भीतर समेट लिया है, लेकिन बाहर से देखने पर तो ये ठहराव सिर्फ एक हार लगता है ना। लोग अक्सर इसको ऐसे ही देखते हैं। हाँ, जब नदी का बहाव ही रुक गया, वो ऊपर से नीचे तक एक कठोर चट्टान की तरह जम गई, तो क्या ये उसके सफर का अंत नहीं है? लोग सोच सकते हैं कि ठंड ने नदी को हरा दिया है। वही, मतलब इसे ऊर्जा को समेटना क्यों कहा जा रहा है? लगता है उसने परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। देखिए, इंसानी नजरिए से ये हार लग सकती है, लेकिन प्रकृति कभी घुटने नहीं टेकती। अच्छा? हाँ, वो खुद को ढालती है। यहाँ ठहराव का एक बहुत बड़ा भ्रम काम कर रहा है। शांत दिखने और खत्म हो जाने में ना बहुत बड़ा फर्क होता है। थोड़ा और समझाएं इसे। जब सर्दियां अपने चरम पर होती हैं, तो प्रकृति अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय उसको सुरक्षित करने के मोड में चली जाती है। ओह, मतलब बैटरी सेवर मोड की तरह। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे हम हमारी इंसानी जिंदगी से भी जोड़कर देख सकते हैं। आजकल की आधुनिक जीवन शैली ने हमारे दिमाग की ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी है ना कि हमें लगता है सिर्फ लगातार चलना और शोर मचाना ही प्रगति है। हाँ, मतलब अगर हम भाग नहीं रहे तो हम पीछे छूट रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे दिमाग को ये लगने लगता है कि अगर कोई हलचल नहीं है तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में है। हाँ, करियर में अगर कोई ठहराव आ जाए या जिंदगी के किसी ऐसे मुकाम पर जहां कोई नई अचीवमेंट नहीं मिल रही, तो लगता है हम फ्रीज हो गए हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखें, जब इंसान बाहर से कोई रिएक्शन नहीं दे रहा होता, तब भी उसके भीतर विचारों का एक मंथन चल रहा होता है। मतलब वो अंदर ही अंदर खुद को मजबूत कर रहा होता है। हाँ, नदी का ये जमना ऊर्जा का अंत नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्वरूप का बदलना है। उसने बाहरी दुनिया से लड़ना बंद कर दिया है ताकि वो अपने अस्तित्व को बचा सके। वाह, ये एक बहुत ही अहम बात है कि
गति का ना होना जीवन के ना होने का सबूत नहीं है। बिल्कुल नहीं। और शायद इसीलिए जब इस बर्फीले सन्नाटे को और करीब से देखा जाता है तो सोर्स एक बेहद खूबसूरत दृश्य की तरफ इशारा करता है। वो छोटा सा छेद है ना? हाँ, बिल्कुल वही। इस अथाह सन्नाटे और कठोर बर्फ की परत के बीच सतह पर एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। और वो छेद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक बिंदु है। हाँ, क्योंकि बर्फ की उस मजबूत पकड़ के बावजूद उस छोटे से झरोके से जीवन की एक पतली धारा दिखाई देती है, बिना किसी शोर के। और जब उस छेद के जरिए पानी के अंदर देखा जाता है तो पता है सोर्स उस दृश्य को क्या कहता है? क्या देता है? उसको एक पवित्र दर्पण कहा गया है, मतलब होली मिरर। पवित्र दर्पण। हाँ, क्योंकि पानी इतना निर्मल और साफ है वहाँ कि गहराई में पड़े हर एक पत्थर, हर एक कंकड़ का रंग और उनकी बनावट एकदम स्पष्ट नजर आती है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है इससे। पूछिए। क्या हमें जिंदगी की इस असली सुंदरता और गहराई को देखने के लिए हमेशा चीजों के जमने का इंतजार करना पड़ता है? ये बहुत गहरा सवाल है। मतलब सब कुछ रुक जाता है तभी ये स्पष्टता आती है क्या? देखिए, अगर हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के नियमों को हमारे मनोविज्ञान पर लागू करें ना, तो इसका जवाब हाँ है। अच्छा, हाँ। कैसे? इसे ऐसे समझते हैं, जब नदी अपने पूरे वेग से बह रही होती है तो उसमें बहुत उथल पुथल होती है। हाँ, बहाव बहुत तेज होता है। और उस पानी के साथ मिट्टी, रेत और अनगिनत चीजें बहुत तेजी से घूम रही होती हैं। वो तेज गति पानी को धुंधला कर देती है। सही बात है। तेज बहती नदी के बेस को हम नहीं देख पाते। बिल्कुल। तेज बहती नदी की गहराई में कभी साफ साफ नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सतह पर हमेशा हलचल रहती है। तो इस हलचल को हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के उस अनहीन शोर से जोड़ सकते हैं जिसमें हम घिरे रहते हैं। वही तो, काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझने और हर वक्त कुछ नया करने की होड़। हाँ हाँ, यही वो मानसिक रेत और मिट्टी है जो हमेशा हमारे दिमाग में घूमती रहती है। हम लगातार भागते रहते हैं और ये मानसिक उथल पुथल हमारे मन के पानी को कभी साफ नहीं होने देती। मतलब हम कभी खुद के भीतर झांक कर अपनी असली इच्छाओं या अपने डर को क्लियरली नहीं देख पाते। बिल्कुल नहीं देख पाते। लेकिन जब कोई बड़ी रुकावट आती है ना, जैसे कोई बीमारी या आर्थिक संकट, हाँ, या कोई भी ऐसा बड़ा बदलाव जो हमें अचानक रोक देता है, तब वो बाहरी गति थम जाती है। और उस मजबूरी के ठहराव में शायद पहली बार वो सारा शोर और मानसिक रेत नीचे बैठने लगती है। और यही वो पवित्र दर्पण के बनने की प्रक्रिया है। ओ, अब मैं समझा। जब परिस्थितियां उस बाहरी वेग को शांत कर देती हैं, तभी वो सारी गंदगी और उलझन तलहटी में बैठ पाती है। यानी पानी का ये साफ होना इस बात का प्रमाण है कि ठहराव कोई सजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमें गहराई में देखने और अपनी सच्चाई तक पहुंचने का एक ऐसा मौका देता है जो उस भागदौड़ में कभी मिल ही नहीं सकता। सच में वो छोटा सा छेद असल में हमारे अंतर्मन का वो झरोखा है जहां से हम क्लैरिटी या स्पष्टता हासिल करते हैं। हाँ, ये विचार भागदौड़ वाली इस दुनिया के लिए बहुत राहत देने वाला है। वाकई, कि जब सब कुछ रुक जाए तो वही खुद से मिलने का सही समय होता है। बिल्कुल सही कहा। अब उस झरोखे से अंदर देखने पर जो विरोधाभास, जो पैराडॉक्स नजर आता है ना, वो और भी हैरान करने वाला है। कैसे? ऊपर तो देखिए, बर्फ की एक विशाल, अटल और बेहद कठोर दीवार है जो जैसे सब कुछ रोक देने की जिद पर अड़ी हुई है। लेकिन ठीक उसके 1 इंच नीचे जीवन का एक अविरल बहाव है। मतलब बाहर से कठोरता और भीतर से तरलता। बाहर से एकदम शांत और भीतर गति ही गति। हाँ, ये तो बिल्कुल एक नारियल की तरह हो गया ना। नारियल? हाँ, जैसे नारियल बाहर से पत्थर जैसा सख्त और अटल होता है, लेकिन अंदर देखो तो एकदम तरल और जीवन से भरा हुआ पानी होता है उसमें। अरे वाह, नारियल का ये उदाहरण इस विरोधाभास को समझने के लिए बहुत ही सटीक है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक शंका पैदा होती है। हाँ हाँ, बताइए। बाहर से ये नारियल का खोल लीजिए या फिर नदी के ऊपर की कठोर बर्फ, क्या ये असल में अंदर के बहाव को कैद नहीं कर रही है? कैद? आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, नदी अपनी मर्जी से तो नहीं बह पा रही ना। वो सूरज की रोशनी नहीं देख पा रही, खुली हवा के संपर्क में नहीं है। तो क्या ये बर्फ उस नदी के लिए एक सुरक्षा है या फिर एक जेल की तरह है? आपकी ये शंका बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि
जब भी कोई बाहरी ताकत हमारे बहाव को दबाती है तो वो कैद ही लगती है हमें। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमें पानी के एक बहुत ही अनोखे साइंटिफिक गुण को समझना होगा। ओह, साइंस का क्या कनेक्शन है इसमें? देखिए, दुनिया के ज्यादातर जो तरल पदार्थ होते हैं, मतलब लिक्विड्स, जब वो ठंडे होते हैं तो वो सिकुड़ते हैं और भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं। हाँ, ये तो बेसिक फिजिक्स है। लेकिन पानी का व्यवहार बिल्कुल अलग है इस मामले में। पानी जब जमता है और बर्फ बनता है ना, तो वो हल्का हो जाता है। अच्छा। हाँ, इसीलिए बर्फ हमेशा पानी के ऊपर तैरती है, नीचे नहीं डूबती। ओह वाओ। और यही वजह है कि नदी सिर्फ ऊपर से जमती है, नीचे से नहीं। यही वो सबसे बड़ा रहस्य है। जब सर्दियां आती हैं और तापमान 0 से नीचे चला जाता है, तो नदी का ऊपरी हिस्सा जमकर बर्फ बन जाता है। लेकिन ये बर्फ कोई जेल नहीं है। ये असल में एक सुरक्षा कवच है, एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। मतलब वो ठंड को अंदर जाने से रोकती? बिल्कुल। ये बर्फ की मोटी चादर बाहर की जानलेवा ठंड को पानी के निचले हिस्से तक पहुंचने से रोकती है। क्या बात कर रही हैं? अगर ये बर्फ का आवरण ना बने तो क्या होगा? अगर ऐसा ना हो तो ठंड सीधे तलहटी तक पहुंच जाएगी। पूरी नदी ऊपर से नीचे तक जम जाएगी और उसके अंदर का सारा जीवन, सारी मछलियां और पूरा जो इकोसिस्टम है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बाप रे। यानी वो कठोरता नदी को रोक नहीं रही है, बल्कि वो उसे बाहर के प्रहारों से बचा रही है। एकदम सही। और आपको पता है, इंसान का मन भी ठीक इसी तरह काम करता है। इंसान का मन? वो कैसे? जब इंसान किसी गहरे आघात या बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरता है ना, तो उसका मन अक्सर अपनी भावनाओं को सुन कर देता है, मतलब नम्ब कर देता है। हाँ, हम कहते हैं ना कि वो पत्थर दिल हो गया है। वही, बाहरी दुनिया के लिए वो इंसान बहुत कठोर, पत्थर दिल या एकदम शांत लगने लगता है। लोग सोचते हैं कि उसने खुद को कैद कर लिया है या वो बदल गया है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि भावनाओं का सुन होना असल में एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। सर्किट ब्रेकर? हाँ, मन उस जमी हुई बर्फ की तरह एक कठोर आवरण बना लेता है, ताकि इंसान उस मेंटल ओवरलोड से खुद को बचा सके। ताकि इंसान अंदर ही अंदर खुद को हील कर सके। बिल्कुल। मतलब वो बाहरी दुनिया से खुद को जमा लेता है ताकि उसके भीतर की उम्मीद और जीवन का जो प्रवाह है वो सुरक्षित रहे। यही बात है। हम बाहर से जमते हैं ताकि अंदर से बहते रह सकें। यही इस पैराडॉक्स, इस विरोधाभास की सबसे बड़ी सच्चाई है। उस कठोर आवरण के बिना ना भीतर की तरलता जिंदा नहीं रह सकती। वाह। इस साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल विश्लेषण से हम सोर्स के उस मुख्य दार्शनिक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, जो है निरंतर प्रवाह का दर्शन। हाँ, ये स्रोत का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सोर्स ये स्पष्ट मानता है कि बाहरी चुनौतियां और रुकावटें चाहे सब कुछ थाम दें, लेकिन अगर भीतर के संकल्प में बहाव बना रहे तो वही असली ताकत है। क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं है, वो अब बस अपना रास्ता बदलता है। हाँ, सोर्स की एक लाइन बहुत गहरा असर छोड़ती है। मैं पढ़ता हूँ। जब दुनिया ज़मीमी लगे तब भी अपने अंदर की नदी को बहने दो, क्योंकि जीवन का प्रवाह कभी नहीं रुकता, वो बस नया मार्ग खोज लेता है। बहुत ही सुंदर पंक्ति है ये, है ना? लेकिन यहाँ एक और प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। हाँ, पूछिए। जब जिंदगी में मुश्किलें बर्दाश्त के बाहर हो रही हों, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी अंदर की नदी भी ना जम जाए? इस सवाल का जवाब भी हमें नदी के पानी और बर्फ के उस रिश्ते में ही मिल जाएगा। कैसे? देखिए, पानी कभी बर्फ की दीवार से लड़ता नहीं है। मतलब वो जिद नहीं करता? बिल्कुल नहीं। वो उस बर्फ को तोड़ने में या उस कठोरता से टकराने में अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता। वो बस शांति से उसके नीचे से बहता रहता है। यही तो अनुकूलनशीलता है, मतलब अडेप्टेबिलिटी, परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेने की कला। हम इंसानों की तो पहली रिएक्शन हमेशा यही होती है कि हम बाधाओं से टकरा जाएं। हाँ, जब कोई पहाड़ जैसी रुकावट आती है ना, तो हम अपनी पूरे ताकत लगाकर उससे बस लड़ना चाहते हैं। लेकिन पानी का स्वभाव हमें ये सिखाता है कि हमेशा लड़ना जरूरी नहीं है। सही बात। पानी शांति से उस बाधा के नीचे से या उसकी दरारों के बीच से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। हाँ,
हमारी सबसे बड़ी परेशानी शायद हमारी जिद होती है। हम चाहते हैं कि चीज़ें उसी तरह काम करें जैसे हम चाहते हैं। और यही जिद ना हमें अंदर से जमा देती है। तो अंदर की नदी को बहते रहने देने का एकमात्र तरीका यही लचीलापन है। बिल्कुल। अगर एक रास्ता बंद है तो वहां खड़े होकर उस दरवाजे को पीटने के बजाय पानी की तरह थोड़ा नीचे झुकना, दरारों को खोजना और खामोशी से नया रास्ता बना लेना ही असली समझदारी है। क्या बात है। जीवन का उद्देश्य हर रुकावट से युद्ध करना नहीं है, बल्कि उसके इर्द गिर्द से बहते निकल जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले प्राकृतिक दृश्य को खोलकर उसके भीतर के जीवन दर्शन को समझा। हाँ, शुरुआत हमने की थी उस जमे हुए कंप्यूटर स्क्रीन से। बिल्कुल, वहां से लेकर ये समझना कि ठहराव सिर्फ एक भ्रम है। हमने देखा कि जो चीज़ ऊपर से एकदम डेड या मृत लगती है, वो असल में भीतर ऊर्जा का संरक्षण कर रही होती है। और फिर हमने जाना कि जिंदगी में उस स्पष्टता और उस पवित्र दर्पण को देखने के लिए उस बाहरी वेग का शांत होना कितना जरूरी है। हाँ, मतलब मानसिक उथल पुथल का बैठ जाना। और सबसे अहम बात, हमने बाहर की कठोरता और भीतर की तरलता के उस पैराडॉक्स को डीकोड किया। जहां बर्फ को हमने एक जेल के बजाय एक सुरक्षा कवच के रूप में देखा। हाँ, ये एक ऐसा नजरिया है जो किसी भी मुश्किल वक्त में फंसे हुए इंसान की सोच बदल सकता है। सच में। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहता हूं जो इस पूरे डिस्कशन का बहुत ही नेचुरल अगला कदम है। और वो क्या है? देखिए, हमने ये तो देख लिया कि बर्फ के नीचे नदी कैसे अपना बचाव करती है और खामोशी से बहती है। लेकिन सर्दियों का ये मौसम हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाला ना? बिल्कुल नहीं। मौसम का बदलना तो प्रकृति का सबसे अटल नियम है। तो जरा सोचिए, जब सर्दियां खत्म होंगी और वसंत आएगा, मतलब स्प्रिंग सीजन। हाँ, जब सूरज की गर्मी उस भारी भरकम बर्फ की चादर को पिघलाएगी, तब क्या होगा? ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इतने लंबे समय तक उस अंधेरे, भारी दबाव और संकरे रास्तों से बहने के कारण नदी के पानी में ना एक असीमित ऊर्जा जमा हो चुकी होगी। बिल्कुल, फिजिक्स का नियम भी तो यही कहता है ना। जब आप किसी प्रवाह को संकुचित करते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, हाँ, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, ये वही फ्लूइड डायनामिक्स का सिद्धांत है ना। दबाव में रहा पानी जब आज़ाद होता है तो उसका वेग नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है। सटीक बात। तो ठीक उसी तरह जब हमारी इंसानी जिंदगी में कोई लंबा ठहराव खत्म होता है, शायद आज कोई इंसान जिस मजबूरी, प्रेशर या खामोशी के दौर से गुजर रहा है ना, वो असल में कोई रुकावट नहीं है। तो वो क्या है? ये जो वर्तमान ठहराव है, ये शायद भविष्य की किसी बहुत बड़ी छलांग की तैयारी है। ओ वाओ! जब वो बर्फ पिघलेगी ना, तो वो नदी सिर्फ बहेगी नहीं, वो एक नई और प्रचंड ताकत के साथ गर्जना करेगी। क्या बात है। इसलिए जब तक वो वसंत नहीं आता, तब तक उस बाहरी कठोरता के बीच अपने भीतर के प्रवाह को जीवित रखना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल। और इस मजबूत विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा, ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ हाजिर होंगे।